तो गाइस जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हमारा मैच्योरेशन ऑफ पोलन ग्रेन। ठीक है, अब तक तुम लोगों ने एक्साइन इन टाइम पोलन ग्रेन होता क्या है ये सब तो काफी पढ़ लिया, लेकिन पोलन ग्रेन में मैच्योरेशन होके गैमीट्स कैसे बनते हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो मान लो सबसे पहले मैं दिखा देता हूं कि एक ये पोलन ग्रेन था। ठीक है, पोलन ग्रेन के अंदर अब एक सेल है तो उसके अंदर एक न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा। ये न्यूक्लियस दिखा रखा है मैंने। तो पोलन ग्रेन सबसे पहले दो सेल में बंटता है। दो सेल कौन से होते हैं? एक वेजिटेटिव कहलाता है, एक जनरेटिव। समझना, वेजिटेटिव सेल का काम है सिर्फ फूड को स्टोर करके रखना, जो जनरेटिव सेल एब्जॉर्ब करते टाइम यूज करेगा, या अपने मैच्योरेशन में जो भी जनरेटिव सेल को खाना चाहिए वो वेजिटेटिव सेल देता है। तो इसी वजह से इसमें ना बहुत ही हाई क्वांटिटी में साइटोप्लाज्म भरा होता है, जिसमें स्टोरेज ऑफ अबंडेंट फूड मटेरियल होता है। मतलब अबंडेंट मतलब जितना उसको लग सकता है। बड़ा होता है वेजिटेटिव सेल क्योंकि इसमें सिर्फ फूड स्टोर है। लेकिन हमारा जनरेटिव सेल जो कि छोटा होता है, स्पिंडल शेप्ड होता है, डेंस साइटोप्लाज्म। अब डेंस साइटोप्लाज्म, इसका गाढ़ा साइटोप्लाज्म इस वजह से होता है क्योंकि आगे जाके इसी को बट के गैमीट्स में बदलना है। ठीक है, तो यही जनरेटिव सेल गैमीट्स में कैसे बदलता है? माइटोसिस करके। माइटोसिस मतलब आप लोगों को मैंने बताया था कि माइटोसिस का मतलब होता है इक्वेशनल डिवीजन, मियोसिस का हमेशा रिडक्शन डिवीजन। इन शब्दों से ये समझ लेना, मियोसिस रिडक्शन है मतलब छोटे छोटे और ज्यादा छोटे हिस्सों में बंटना। तो मियोसिस के अंदर दो माइटोसिस होते हैं, ऐसे समझ लो। ठीक है, इसी वजह से एक सेल से चार सेल बनते हैं। लेकिन माइटोसिस के अंदर क्योंकि एक ही बार डिवीजन होता है, रिडक्शनल डिवीजन की जगह इक्वेशनल होता है, तो बीच से सेल बटता है और दो बना लेता है। अब वेजिटेटिव सेल टूटेगा नहीं क्योंकि इसे तो बस खाना सप्लाई करना, लेकिन जनरेटिव सेल को तो आगे जाके गैमीट्स बनाने हैं, तो ये तो मैच्योरेशन करेगा। तो दो सेल्स बना के ये 3 सेल स्टेज बना लेता है। इस जनरेटिव सेल से माइटोसिस होकर ऐसे दो बनते हैं, जो मैंने इसमें भी दिखा रखा है। आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें बस यही है जो आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। देन उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज पे। पोलन ग्रेन ऑफ मैनी स्पीशीज कोज एलर्जीज। आपको बता देता हूं, पोलन ग्रेन क्योंकि एक पाउडरी सब्सटेंस होता है, तो जब भी पोलन डाइसेंस होता है, मतलब एंथर का डाइसेंस होता है और पोलन ग्रेन बाहर निकलता है, तो मोस्टली केसेस में क्या होता है, हमारा पोलन ग्रेन हवा में फैल जाता है, जिसकी वजह से कई बार एलर्जीज भी वो कराता है। पोलन ग्रेन क्योंकि एक पाउडरी सब्सटेंस है, तो मोस्टली वो एलर्जीज का कॉज भी बनता है। और आपको ये भी पता है उसका कोई ना कोई केमिकल स्ट्रक्चर है, तो हमें नहीं पता ना वो किस तरीके से किसी के शरीर पे अफेक्ट करेगा, तो हम डायरेक्टली बोल देते हैं कि एलर्जीज कॉज करा देता है। जैसे कि वायरसेस के बारे में भी, कई के बारे में हम बोलते हैं, बैक्टीरिया के बारे में भी। इन सम केसेस लीडिंग टू रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। अब यही एलर्जीज किसी किसी केस में हमारे लंग्स में चली जाती है और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज कराते हैं, मतलब सांस लेने की बीमारियां। ठीक है, जैसे कि अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ये दो बीमारियां हैं जो आप लोगों ने अभी तक पढ़ी होंगी। ठीक है, फिर आते आपने पिछले साल अगर रेस्पिरेशन वाला चैप्टर पढ़ा होगा ना, ह्यूमन बींग्स की बात कर रहा हूं अभी मैं। ठीक है, जो आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर है, ठीक है, उसमें ये दोनों बीमारियों के बारे में लिखा हुआ है। फिर एक लाइन लिखी हुई है आपकी बुक में, जिसको मैंने शॉर्ट में लिखा है पार्थीनियम, जिसका कॉमन नेम होता है कैरेट ग्रास। वो इंडिया आया था। ठीक है, एक स्पीशीज होती है कैरेट ग्रास नाम के प्लांट की, जिसको पार्थीनियम कहा जाता है, पार्थीनियम भी कहा जाता है। वो इंडिया आई थी कंटेमिनेंट के तरीके से, मतलब वो इंडिया जब आई तो उसे कंटेमिनेंट बोला गया। कंटेमिनेंट का मतलब जैसे हमारे वायरस किसी चीज में मिलके उसे कंटेमिनेट कर देते हैं ना, ताकि वो चीज डिजीज कोज करा सके, वैसे ही इन बीमारियों को या एलर्जीज को कोज कराने के लिए ये पार्थीनियम, जिसको हम कैरेट ग्रास भी बोलते हैं, वो इंडिया आया एक कंटेमिनेंट की फॉर्म में। किसके साथ? क्योंकि कंटेमिनेटेड चीज होती है कोई ना कोई, ठीक है, तो कंटेमिनेंट किसी ना किसी के साथ मिक्स होता है। तो जब हमने व्हीट को इंपोर्ट करा रहे थे, इंपोर्टेड व्हीट जब हमारे इंडिया में आया, तो उसके साथ साथ एज अ कंटेमिनेंट ये पार्थीनियम या कैरेट ग्रास भी आया, जो क्या कराने लगा? पोलन एलर्जी कराने लगा। मतलब
इसके साथ साथ कुछ पोलन ऐसे मिक्स होके आए एज अ कंटेमिनेंट जिन्होंने इंडिया में आके पोलन एलर्जी कॉज करा दी। ठीक है, फिर पोलन ग्रेन के बारे में दो तीन छोटी छोटी और जो मेन पॉइंट्स है वो बता देता हूँ। यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट्स एज पोलन टैबलेट्स। ठीक है, एक तो पोलन ग्रेन, क्योंकि सोचो इतना ज्यादा साइटोप्लाज्म है, अच्छा फिर कुछ सेल्स भी हैं जो डिवाइड करते रहते हैं तो उनके डिविजिबिलिटी फैक्टर भी आ जाते हैं। ठीक है, तो जब हम पोलन को एज अ फूड सप्लीमेंट यूज करते हैं तो पोलन जो होता है बहुत ही कैपेबिलिटी या वायबिलिटी रखता है हमें ताकत प्रोवाइड करने के लिए। इसी चक्कर में इंक्रीज करा देता है परफॉर्मेंस को, किसकी, रेस हॉर्सेस को, जो हमारे घोड़े होते हैं, जो खास करके जिन्हें रेस में दौड़ाया जाता है, तो उन्हीं रेस हॉर्सेस की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए उनको पोलन ग्रेन्स भी या पोलन टैबलेट्स भी खिलाई जाती है। लूज वायबिलिटी, अब ये मैंने यहाँ बीच में कॉमा लगा रखा है तो ये मत समझना पूरी लाइन एक है। लूज वायबिलिटी एक अलग टॉपिक है, मैं समझाता हूँ आपको। पोलन ग्रेन, अब देखो जब कोई चीज, जैसे ये हाथ है, मेरे इस आर्म से अटैच है ये फिंगर्स, अगर मैं इन फिंगर्स को काट दूं तो क्या ये किसी काम की रहेंगी? थोड़े टाइम बाद नहीं, शायद कुछ देर तक इनमें नर्व सिग्नल रहे, ब्लड सप्लाई रहे, लेकिन जैसे ही वो खत्म होगी फिर ये किसी काम की नहीं रहेंगी, ना ये जुड़ पाएंगी। तो ऐसे ही पोलन ग्रेन जब शेड ऑफ होते हैं या डाइसेंस ऑफ एंथर के बाद जब पोलन ग्रेन निकलते हैं तो उनकी वायबिलिटी, मतलब इधर उधर जाके स्टिग्मा पे किसी और स्पीशीज के, अपनी स्पीशीज के पे बैठ के पोलन ट्यूब जर्मिनेट करके आगे रिप्रोडक्शन कैरी करने की जो वायबिलिटी है, जो उनके अंदर कैपेसिटी है कि रिप्रोडक्शन या फर्टिलाइजेशन कराने की, वो कुछ टाइम बाद लूज कर देते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जो 30 मिनट में ही लूज कर दे, कुछ थोड़ी सी बिल्कुल ही सेकंड्स में भी लूज कर सकते हैं। तो ऐसे डिफरेंट स्पीशीज टू स्पीशीज ये वायबिलिटी अलग होती है। इसी चक्कर में पोलन ग्रेन हमेशा बहुत सारे रिलीज होते हैं, स्टिग्मा शायद एक ही होता है हर फ्लावर में, मोस्टली बोल रहा हूं मैं, ये नहीं कह रहा सब में, हो सकता है कईयों में एक से ज्यादा भी हो। लेकिन लूज वायबिलिटी का मतलब समझना, स्पीशीज टू स्पीशीज ऑफ फ्लावर या स्पीशीज टू स्पीशीज ऑफ प्लांट, हमारी वायबिलिटी लूज होने का जो टाइम पीरियड है वो वेरी करता है। किसी में एक हफ्ता हो सकता है, किसी में महीने हो सकते हैं, जैसे कि तुम्हारी बुक में लिखा हुआ है रोजेसी, सोलेनेसी और लेग्यूमिनेसी, इनके अंदर वायबिलिटी 4 मंथ्स कैरी होती है, मतलब कई महीनों तक इनके जो पोलन ग्रेन होते हैं वो वायबल रहते हैं। वायबल किस लिए? फर्टिलाइजेशन को कॉज कराने के लिए इनमें कैपेसिटी रहती है। फिर पोलन ग्रेन्स को हम स्टोर करके भी रखते हैं पोलन बैंक्स में, जैसे आप लोगों ने सुना होगा सीड बैंक्स के बारे में, जहां पे हम बीजों को स्टोर करके रखते हैं ताकि हम आगे जाके उन्हें यूज कर पाए। जैसे अनफेवरेबल कंडीशन है या मान लो सीड ज्यादा बन गए तो उन्हें स्टोर करके रख लिया जाता है कि जब ये सीड, जब हमें इस सीड की, इन सीडों की जरूरत होगी, या मान लो कमी हो गई, या मान लो कोई पूरी की पूरी फसल एक्सटिंक्ट हो गई, तो हम उन सीड्स का यूज कर सके। वैसे ही पोलन बैंक्स भी होते हैं जहां पे अलग अलग प्लांट्स के पोलन को स्टोर करके रखा जाता है। अब पोलन को स्टोर कैसे करा जाता है? लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर डिसॉल्व, मतलब डाल के, डिसॉल्व तो नहीं कहूंगा, बट लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर रखा जाता है। -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है लिक्विड नाइट्रोजन का। ये एक ऐसा टेम्परेचर है जिसपे बैक्टीरिया, फंगस ज्यादातर काम ही नहीं कर पाते। तो इसी वजह से पोलन बैंक्स में लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करके रखते हैं ताकि पोलन ग्रेन हमारे वक्त से पहले खराब ना हो जाए। आई होप ये आपका जो मेल पार्ट है मोस्टली अब खत्म हो गया है। अब हम फीमेल की तरफ बढ़ेंगे। अगर बीच में जरूरत पड़ी या कोई और टॉपिक आता है मेल के तो वो भी मैं आप लोगों को समझा दूंगा। और ये जो है आप लोग अपने नोट्स में भी लिख सकते हैं, ये सारी की सारी जितनी भी लाइन है बस यही मेन लाइंस है। बाकी तो आपको वैसे भी थोड़ी, बाकी तो एक बार आपने पढ़ ली तो आपको समझ आ जाएंगी और याद वैसे ही हो जाएंगी, लेकिन ये आपको याद होनी चाहिए क्योंकि ये आपके एग्जाम्स में आ सकती है ऐसी की ऐसी डायरेक्ट उठ के, या कल को आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो नीट वगैरह तो उसमें भी उठ के आ सकती है। सो आई होप ये सब आपको समझ में आया हो। अगर आप लोगों को अब तक की वीडियोस पसंद आई हो तो लाइक करना। मैंने देखा है कि देखते तो काफी सारे लोग हैं वीडियोस, बस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। आई नो मुझे टाइम लग सकता है पूरी वीडियो करने में, पर साल के एंड तक मैं आपको आपके सिलेबस के साथ साथ चल के सारी वीडियोस दे दूंगा
और आपकी पढ़ाई को ऐसे ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में बना बना के आपको समझाता रहूंगा। सो कीप वॉचिंग, कीप लविंग एंड स्प्रेड दिस चैनल। जितना भी आप लोगों का मन करे और जितना भी आप लोग कर सकते हैं, मेरी भी हेल्प होएगी इससे। सो थैंक यू सो मच।